नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं, जहां पर भारतीय मानक ब्यूरो का 69वां स्थापना दिवस है। आपको बता दें कि देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां उत्तराखंड राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड की एक बड़ी बैठक होनी है। सचिवालय में बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय मानक ब्यूरो का 69वां स्थापना दिवस, जहां पर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। महज अगर इंतजार है तो सिर्फ सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड की भी आज एक बड़ी बैठक होनी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वन्यजीव के जो लगातार यहां पर अटैक किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के लोगों पर, उसको लेकर सरकार पूरी तरह से अब अलर्ट मोड पर है और ऐसे में वन्यजीव सलाहकार बोर्ड की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है, तमाम बैठकों का सिलसिला, और ऐसे में भारतीय मानक का जो 69वां ये दिवस है उसको लेकर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे? बिल्कुल, देखिए आज भारतीय मानक ब्यूरो का 69वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर आज यहाँ पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य सेवक सदन में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि ये दो आज बड़ी बैठकों में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, दूसरा जो है वो वन्यजीव सलाहकार बोर्ड जो है उनके साथ मुख्यमंत्री आज बैठक करेंगे, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो मानव वन्यजीव संघर्ष चल रहा है लगातार, जिस तरीके से इस वर्ष सबसे ज्यादा अटैक्स जो है वन्यजीवों के देखने को मिले, कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती रही है सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। ऐसे में इसको लेकर आज जो है मुख्यमंत्री फीडबैक भी लेंगे और किस तरीके से और बेहतर हम इसकी चीजों को कर सकते हैं, कैसे हम अटैक्स को कम कर सकते हैं, कैसे लोगों को ज्यादा सेफ रख सकते हैं, क्या कुछ अभी तक आंकड़े हैं, इन तमाम चीजों को लेकर आज इस सलाहकार बोर्ड के साथ उनकी बैठक होनी है। इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं मीडिया सेंटर में। 1:30 बजे के करीब ये प्रेस वार्ता होगी। इसमें बताया अभी तक ये जा रहा है कि मनरेगा का जो नाम बदलाव होना है उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। हालांकि अभी क्या कुछ मुख्यमंत्री के मुद्दे होंगे वो अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। तो आज ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री के प्रस्तावित है। साथ ही शुभांगी, आपसे जानेंगे भारतीय मानक ब्यूरो का जो 69वां स्थापना दिवस है, इस कार्यक्रम की शुरुआत कब से हो जाएगी और कब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे? क्या स्केड्यूल में कुछ भी मेंशन किया गया? बिल्कुल, देखिए क्योंकि 10:30 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री अब थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और ऐसे में क्योंकि 69वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री किसी भी तरीके का, किसी भी, चाहे वो प्रदेश का स्थापना दिवस हो, चाहे वो किसी विभाग का से जुड़ी हुई कोई बात हो, उसमें मुख्यमंत्री जब शिरकत करते हैं तो उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो कहते हुए जरूर नजर आते हैं, कई बड़ी घोषणाएं करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आज ये कार्यक्रम का आयोजन मुख्य सेवक सदन में किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री अब थोड़ी देर में शिरकत करने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाखों पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है, जहां सीएम धामी ने समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना के तहत दिसंबर महीने की किश्त अब जारी कर दी है। विभिन्न पेंशन योजनाओं के 9 लाख से अधिक लाभार्थियों को 140 करोड़ रुपए से ज्यादा की धन राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांग और निराश्रितों का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने पात्र लाभार्थियों की समय पर पहचान, नियमित सत्यापन और निगरानी के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी ने दी सूबे के पेंशनधारियों को सौगात। डीबीटी के माध्यम से जारी की दिसंबर की पेंशन। 9 लाख लाभार्थियों के खातों में भेजे 140 करोड़। विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को राशि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लाखों पेंशनधारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने देहरादून कैंप कार्यालय से विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को दिसंबर की पेंशन जारी कर दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में पारदर्शी शासन व्यवस्था को लेकर लगातार मजबूती से काम कर रहे हैं और इसी कारण मुख्यमंत्री ने दिसंबर माह की जो डीबीटी के माध्यम से जो किस्त है वो से जारी कर दिया है, जिसका फायदा लगातार 9 लाख से अधिक जो हमारे पेंशनर हैं, जो लाभार्थी हैं, उसका लाभ इसको पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने 140 करोड़ रुपए की जो राशि है वो पेंशनर को जारी की है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे जो दिव्यांगजन है, वृद्धजन है और जो असहाय लोग हैं उसका सीधा फायदा उनको पहुंचा है और बिना किसी गड़बड़ झाले के उनको राशि जो है, पेंशन जो है वो जारी की गई है। समाज कल्याण विभाग के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से जारी की गई। सीएम धामी की इस सौगात ने प्रदेश के बुजुर्गों समेत लाखों जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत दी है। सीएम धामी का पेंशन धारियों को उपहार 9,43,964 लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि भेजी गई। 140 करोड़ 26,97,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की गई। इस कदम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनकी सरकार जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार है। पेंशन राशि जारी करने के बाद सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, कैंप कार्यालय देहरादून से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत माह दिसंबर की पेंशन धनराशि का डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत माह दिसंबर में कुल 9 लाख से अधिक लाभार्थियों को पेंशन राशि का लाभ प्रदान किया। इसके अंतर्गत कुल 14,026.97 लाख की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। सीएम धामी ने ये भी कहा कि उनकी सरकार समाज के कमजोर वर्गों के साथ मजबूती से खड़ी है। वृद्धजन, विधवाएं, दिव्यांगजन और निराश्रित नागरिक सरकार की प्राथमिकता में हैं और उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पेंशन जैसी योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने का माध्यम है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना संकल्प और भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, हमारी सरकार समाज के वृद्धजनों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, किसानों एवं अन्य पात्र वर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पेंशन की राशि समयबद्ध, पारदर्शी एवं सम्मानजनक तरीके से पहुंचे। पेंशन योजनाएं प्रदेश के कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए संबल प्रदान करती हैं और सरकार इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियां पारदर्शी शासन व्यवस्था की पहचान बन चुकी हैं। उत्तराखंड में अब सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं के भुगतान डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किए जा रहे हैं। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, बल्कि समयबद्धता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है। सीएम धामी ने इसे सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए तेजी से काम किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सीएम धामी के अधिकारियों को निर्देश, वृद्धावस्था पेंशन के लिए गंभीरता से काम किया जाना चाहिए। बुजुर्गों के 60 वर्ष की आयु पूरी होने का इंतजार न करें अफसर। 59 वर्ष की आयु से ही पात्र लोगों का चिन्हीकरण किया जाए। प्रत्येक पात्र को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ सुनिश्चित किया जाए। धामी सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं से वंचित न रहे। इसके लिए नियमित सत्यापन और प्रभावी निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने अफसरों से कहा है कि जनहितकारी योजनाओं का काम सरकार की सर्वोच्च प्रतिबद्धता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की ये कोशिश है कि लगातार पारदर्शिता के साथ काम हो और हमारे हर वर्ग, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो असहाय लोग हो या फिर वृद्ध लोग हो, उनको पेंशन जो है वो समय पर मिले। उन्हें पेंशन के लिए दर भटकना ना पड़े, बैंकों के चक्कर लगाना ना पड़े। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से जो किस्त है उसे जारी कर दिया है, जिसका सीधा लाभ उनके खातों में पैसे पहुँचकर वृद्धजनों को मिलेगा। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।
अब बात करेंगे नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां नैनीताल हाईकोर्ट को मिला है एडिशनल जज। बड़ी खबर, नैनीताल हाईकोर्ट के एडिशनल जज बनाए गए हैं सिद्धार्थ साहा, जहां वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ साहा बनाए गए हैं एडिशनल जज। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां नैनीताल हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर अभी कार्यरत भी है, लेकिन अब एडिशनल जज बना दिए गए हैं सिद्धार्थ साहा। एक नई जिम्मेदारी, एक नई यहाँ पर आपको बता दें कि पदोन्नति दी गई है, जिसके तहत अब वो निर्वहन करते हुए नजर आने वाले हैं। तो बड़ी खबर नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां नैनीताल हाईकोर्ट को अब एडिशनल जज मिला है। वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर अभी तक काम कर रहे थे, लेकिन एक नई उपाधि उनको दे दी गई है एडिशनल जज की। तो सिद्धार्थ साहा जो कि नैनीताल हाईकोर्ट के एडिशनल अब जज होंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार आपके लिए सीबीआई जांच करेगी, लेकिन पर आप कम से कम साक्ष्य तो पेश करें, क्योंकि देखिए एसआईटी ने पूरी तरीके से जांच करी है। जांच के बाद ही कोर्ट में केस गया, और पहले भी सीबीआई। अब बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस ने बीते दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर सीएम आवास कूच किया और मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। अब इस पर बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा है कि विपक्ष के लिए सरकार सीबीआई जांच कराएगी, लेकिन वो साक्ष्य तो पेश करे। रुचि भट्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एसआईटी ने अपनी जांच सही की है, लेकिन विपक्ष के पास साक्ष्य है तो वो पेश करे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार आपके लिए सीबीआई जांच करेगी, लेकिन पर आप कम से कम साक्ष्य तो पेश करें, क्योंकि देखिए एसआईटी ने पूरी तरीके से जांच करी है। जांच के बाद ही कोर्ट में केस गया, और पहले भी सीबीआई जांच की मांग की गई थी। तो कोर्ट ने यही कहा था कि एसआईटी ने अपना काम ठीक से किया, और दोषियों को पूर्ण रूप से सजा मिली है। जो एक हमारी सजा की बात हम करते हैं, एक उनको आजीवन कारावास हुआ है, तो उनको पूरी सजा मिली है। लेकिन अभी भी अगर आप ये कहते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है और आपके पास कोई साक्ष्य आप पेश कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल पेश करिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने ऊपर लगाए गए कथित वीआईपी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वहीं दुष्यंत कुमार गौतम की ओर से अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया है कि अंकिता भंडारी प्रकरण में उनका नाम बिना किसी जांच सबूत या न्यायिक आधार के तौर पर घसीटा जा रहा है, जबकि उत्तराखंड पुलिस और एसआईटी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस मामले पर किसी भी वीआईपी की कोई भूमिका नहीं थी। और यही नहीं, उन्होंने अदालत में लोकेशन और तारीखों की जानकारी भी पेश की है। तो देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जिस तरह से वीआईपी के तौर पर दुष्यंत कुमार गौतम का नाम सामने आया है, उसको लेकर उनका ये कहना है कि उनका नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, जबकि उनका इस पूरे मामले से कोई ताल्लुकात नहीं है। अब इस पूरे मामले पर हालांकि सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट भी यहां पर दी गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सोमवार सुबह रामपुर रोड के जज फार्म के पास से एक सनसनीखेज वारदात में बीजेपी पार्षद अमित बिष्ट उर्फ चिंटू पर 25 साल के नितिन लोहनी को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है। अब वारदात देर रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है, जब नितिन अपने दोस्त के साथ वहां से गुजर रहा था। गोली लगने के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी पार्षद अमित बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बीजेपी पार्षद के आरोप होने के कारण मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। यही रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने बीजेपी पार्षद अमित बिष्ट उर्फ चिंटू से हत्या में इस्तेमाल लाइसेंसी बंदूक सहित दूसरे सबूत अपने कब्जे में ले लिए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कुछ दिन से नितिन और आरोपी पार्षद के बीच किसी मामूली विवाद को लेकर तनातनी चल रही थी, जो इस खूनी वारदात का कारण बनी। इस वारदात ने हल्द्वानी में कानून व्यवस्था और सियासी नैरेटिव पर नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा खुद अपराध करने वालों का समर्थन करती है,
जिससे ऐसे गंभीर अपराधों को बढ़ावा मिलता है और राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा कि इस घटना से स्पष्ट होता है कि सत्ता पक्ष अपराधियों के साथ खड़ा रहता है और इससे आम जनता का विश्वास कमजोर हो रहा है। एक बार फिर एक घटना ने पूरे उत्तराखंड को हिला के रख दिया है। आज एक भाजपा के उप मंडल अध्यक्ष ने, जिनका नाम अमित बिष्ट है उर्फ चिंटू ने, एक नितिन लोहनी नाम के एक 25 वर्षीय नौजवान को गोली मार दी। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये सत्ता का संरक्षण का अभिशाप है। आपने देखा होगा 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री और कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत इसी चिंटू के लिए एसएसपी को धमकाते हुए देखे गए। उन्होंने धरना भी दिया था 2 महीने पहले कि एसएसपी ने इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि अगर तब बंशीधर भगत इस चिंटू को संरक्षण नहीं देते तो शायद आज लोहनी की जान बच गई होती। आज लोहनी को गोली मारने का साहस ये चिंटू नहीं कर पाता। वो भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के साथियों का सत्ता में होते हुए भी पुतले दहन कर रही है, जब अंकिता की न्याय की यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रही है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक मणिपुर के सीधे साधे नौजवान की हत्या में कोई कार्रवाई नहीं की। भाजपा का जवाब है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, अपराधी को कहीं भी छूट नहीं है। जो अपराध करेगा कानून में उसके लिए जो सजा होगी वो सजा दी जाएगी। तो अपराधी चाहे वो भाजपा के नाम का हो चाहे किसी काम का हो, किसी के नाम का हो, बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। वारदात पार्षद के अपने आवास के पास हुई और गोली सबसे पहले जमीन पर चली, बाद में सीधा नितिन पर निशाना साधा गया। आरोपी पार्षद का राजनीति में दबंग छवि से जुड़ा विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी वह कई विवादों में घिर चुका है, जिसमें एक स्थानीय ठेले वाले के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। उस दौरान भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आरोपी को बचाने कोतवाली पुलिस के सामने धरने पर बैठ गए थे, जिसमें तत्कालीन वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत शामिल थे और पुलिस को मान मनोबल के लिए पेश होना पड़ा था। शुभांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, देहरादून, हिंदी खबर। अब बात करेंगे हरिद्वार की, जहां तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस की चपेट में एक बाइक आई है। बड़ी खबर, बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हरिद्वार से रुड़की जा रही थी एक बाइक, जिसको तेज रफ्तार बस ने जोरदार तरीके से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें पुलिस मौके पर पहुंचा हुआ है और ऐसे में लगातार तफ्तीश की जा रही है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी इस दौरान भिजवा दिया गया है और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसी के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। अब खबर रामनगर से है, जहां पर मोहन नगर और शिवनाथपुर पुरानी बस्ती कहने को तो ये विकसित गांव है, जहां स्कूल है, सड़कें हैं और राज्य और केंद्र सरकार के दिए हुए बिजली पानी के कनेक्शन भी है। लेकिन एक कड़वा सच जरा ये भी है कि इन ग्रामीणों के सीने में पत्थर की तरह जो चुभ रहा है। साल 1975 के लगभग से ये लोग लोकतंत्र के महापर्व में वोट डाल रहे हैं, लेकिन आज भी सरकारी फाइलों में इनके घरों का कोई वजूद नहीं है। विडंबना देखिए कि इनके पास राशन कार्ड तो है, पर इनकी जमीन अपनी नहीं है, खतौनी नहीं है। इनके पास वोटर आईडी कार्ड तो है, पर अपने आशियाने का मालिकाना हक नहीं है। सरकार की हर योजना इनके दरवाजे तक पहुंचती है, बस एक अधिकार की चिट्ठी आज तक नहीं पहुंच पाई। 60-65 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, और हमारी ग्राम पंचायत जो है मालधन चौड़ा, काफी समय से हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि लाइट हो गया, सड़क हो गई, स्कूल हो गया और जमीनों सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की सुविधा गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, पर आज तक हमें वहाँ मालिकाना हक नहीं मिला। तो उसके संबंध में हम विधायक जी के पास आए थे। एक विधायक जी के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है हम लोगों ने, और विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है कि इस स्तर पे हम कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को मालिकाना हक दिलवाने की कोशिश करेंगे। 60-65 आज हम मालधन चौड़ के अपने मोहन नगर और पुरानी बस्ती ग्राम सभा और माननीय विधायक जी को हमने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री को, और हमारे क्षेत्र की जो समस्या है इसको लेकर पहुंचे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आगे निवेदन करते हैं कि हमारे जो क्षेत्र में जो पूरे सरकारी कार्य हुए हैं उनको देखते हुए, उनके दस्तावेज उनको देखते हुए इनको मूलभूत सुविधा दी जाए और राज्य गाँव बनाया जाए। ये 60-65 सालों से रह रहे हैं और सभी लोग यहाँ के निवासी हैं। हम लगभग 60-65 सालों से जहाँ निवासरत हैं
और हमें सारी जो सुविधाएं हैं, हम पंचायत में हैं, हमारे पास परिवार रजिस्टर सब कुछ, यहाँ हमारे जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनके पास सब कुछ है। हम आज माननीय विधायक जी के पास आए हैं कि देखिए कि सरकार से हमारी ये मांग है कि सरकार चाहे तो हमें कल सुबह ही कि हमें बोल के हमें एक अलग राजस्व ग्राम का दर्जा दे सकती है और हमारी जो भूमि है हम उनके हमें खतौनी बनाकर जो हमारे पास है उसको राजस्व घोषित करके हमें पट्टा दे सकती है अलग से। तो सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हम माननीय विधायक जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनको राजस्व ग्राम का दर्जा दे करके। मोहन नगर और शिवनाथपुर पुरानी बस्ती के कुछ भूमि से संबंधित एक ज्ञापन गांव के लोगों को द्वारा दिया गया है जो मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, और मैं उस फाइल को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास, और मुख्यमंत्री जी विशेषकर इस प्रकार के जो जमीनी विवाद है उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि जिससे दिक्कत ना हो। जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं में बनाने में या निर्माण करने में कोई दिक्कत ना हो। जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उसमें कोई समिति बनानी होगी, कुछ बनानी होगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे।